हेलो बच्चों। तो बेटे नेशनल इनकम का चैप्टर हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है और उसी चैप्टर में अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उस पर आते हैं। तो एक बार अगर हम फिर से देखेंगे कि डोमेस्टिक इनकम की डेफिनेशन क्या थी। डेफिनेशन थी डोमेस्टिक इनकम रेफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब बेटा इनकम क्या होती है, ट्रांसफ़र इनकम, फैक्टर इनकम, वो आपको मैंने ऑलरेडी पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया, राइट सर। मनी वैल्यू कैसे निकालते हैं बेटा, वो भी हमने लास्ट सेक्शन में डिस्कस कर लिया। अब ये सीखना है कि ये फाइनल गुड्स क्या होते हैं। तो आज की क्लास में हमने इसी के बारे में बात करनी है। देखिए सर, अगर हम बात करें जी, तो आज का बेटा हमारा टॉपिक है इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। इन दो चीज़ों के बारे में आपने सीखना है और बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखेंगे। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं बेटा और फाइनल गुड्स क्या होते हैं। तो इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में बात करें। इंटरमीडिएट गुड्स are those goods which are used by producers या firms as a raw material in production of other goods which are held for sale or which are purchased for sale as such। ठीक है सर। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं बेटा जिसको या तो फर्म्स इसलिए परचेज करती है, जो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है बेटा वो प्रोड्यूसर इसलिए परचेज करते हैं क्योंकि वो उसको एज ए रॉ मटेरियल किसी दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में यूज करेंगे और प्रोडक्शन होने के बाद जो चीज़ बन के आएगी उसको मार्केट में बेच दिया जाएगा। या ऐसे गुड्स जिसको फर्म जिस रूप में खरीदती है, जिस फॉर्म में खरीदती है, वो एज इट इज उसको बेच देती है। तो ऐसे गुड्स को इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। एग्जांपल सर, सपोज मान लो कि एक चाय की शॉप है। एक चाय की दुकान वाले ने दूध खरीदा, चीनी खरीदी, पत्ती वगैरह खरीदी, अदरक खरीदी, और वो क्या करता है बेटा, चाय पत्ती से, दूध से, अदरक से, चीनी से चाय बनाता है, उसको बेच देता है। तो जो वो मिल्क है, वो जो अदरक है, वो जो चीनी है, वो एज ए रॉ मटेरियल यूज की जा रही है चाय का प्रोडक्शन करने के लिए। और वो चाय रीसेल मोटिव के लिए, जो भी चाय वो कुक कर रहा है उसको वो रीसेल मोटिव के लिए बना रहा है। तो ऐसे गुड्स को क्या बोला जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स। एक्चुअली सर, एक गन्ने की जूस की दुकान वाले ने गन्ना खरीदा, उससे जूस निकाला और बेच दिया। तो वो गन्ना भी एज ए रॉ मटेरियल यूज किया जा रहा है गन्ने के जूस में, तो उसको भी क्या बोला जाएगा सर, इंटरमीडिएट गुड्स, राइट। या मैंने बोला पॉइंट नंबर सेकंड, जिसको हम जिस रूप में खरीदते हैं उसी रूप में बेच देते हैं। सर एक मोबाइल शॉप है, मोबाइल शॉप वाले ने बहुत सारे मोबाइल फ़ोन खरीदे, पर्पज़ क्या है सर, बेचने के लिए। जिस रूप में खरीदेगा उसी फॉर्म में उसको बेच देगा। तो बेटे ऐसे गुड्स को भी क्या बोलते हैं, ऐसे गुड्स को भी हम इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं, राइट सर। तो जो गुड्स मेनली रीसेल पर्पज़ के लिए होते हैं, चाहे उसको एज इट इज़ बेच दें या उसको एज ए रॉ मटेरियल पहले प्रोडक्शन में यूज करेंगे और प्रोडक्शन आने के बाद उसको बेचा जाएगा, तो ऐसे गुड्स को हम इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। ठीक है सर, ओके सर। इंटरमीडिएट गुड्स lie between प्रोड्यूसर, ठीक है, क्या बोलेंगे, lie inside
प्रोड्यूसर टेरिटरी। ये बेटा वो गुड्स होते हैं जो प्रोड्यूसर की टेरिटरी के अंदर रहते हैं, मतलब वो प्रोड्यूसर की बाउंड्री को क्रॉस नहीं करते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स लाई इनसाइड प्रोड्यूसर टेरिटरी, देयर वैल्यू इज नॉट इंक्लूडेड, इनकी वैल्यू को हम डोमेस्टिक इनकम में और नेशनल इनकम में नहीं इंक्लूड करते हैं। देयर वैल्यू इज नॉट इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम टू अवॉइड प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ठीक है सर, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को डोमेस्टिक इनकम में, नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। ये प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या होती है बेटा, इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे, और क्यों इंटरमीडिएट गुड्स डोमेस्टिक इनकम में, नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होना चाहिए, उसके बारे में भी अभी आगे आपको मैं समझाऊंगा। अब यहाँ से आता है बेटा आपका एग्जाम्पल ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? तो पहला बेटा इसमें बोल देता हूँ, वेजिटेबल्स परचेस्ड बाय ए होटल। एक होटल वाले ने सब्जी खरीदी, क्यों सर? बेटा उन सब्जियों से वो क्या बनाएगा सर? खाना बनाएगा, डिश बनाएगा, फिर उसको मार्केट में बेच देगा। ठीक है बेटे, ऐसे ही मिल्क परचेस्ड बाय अ शॉपकीपर। एक शॉपकीपर ने सर मिल्क खरीदा, क्यों सर? उसका मोटिव क्या है? जिस रूप में खरीद के आएगा वैसे ही उसको बेच देगा। ऐसे बेटे आप बोल सकते हैं मिल्क, और बोल सकते हैं बेटा बटर, शुगर एक्सेट्रा परचेज बाय अ मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम। एक आइसक्रीम बनाने वाले ने मिल्क खरीदा, बटर खरीदा, शुगर खरीदी, या एक बिस्कुट बनाने वाले बंदे ने, एक बेकरी है बेटा, उसको केक बनाना है या बिस्कुट उसको बेटा बनाने हैं, तो वो आटा वगैरह परचेज करता है, शुगर वगैरह परचेज करता है। किस लिए सर? एज ए रॉ मटेरियल यूज करेगा और बाद में जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आएगा उसको बेच देगा। तो अल्टीमेट हमारा पर्पस उसको रीसेल करना ही होता है, चाहे उसको एज इट इज बेच देंगे या उसको एज ए रॉ मटेरियल यूज करेंगे, और फिर जो फाइनल चीज़ बन के आएगी उसको मार्केट में बेच दिया जाएगा। ठीक है बेटे, ऐसा ही मोबाइल परचेज बाय अ डीलर ऑफ मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन का एक डीलर है बेटा, उसने खरीदा है। तो बेटा ये सारे एग्जाम्पल होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स के, और मैंने बताया कि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को डोमेस्टिक इनकम में, नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। पहले इतना करिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो कभी भी वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम। देखिए सर, अब यहाँ से बात करेंगे फाइनल गुड्स की। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर परचेज्ड बाय कंज्यूमर्स। जैसे बेटे कौन खरीदेगा? कंज्यूमर खरीदेंगे। कंज्यूमर को हाउस होल्ड भी बोल सकते हैं, या बेटा इसको हम फैमिलीज भी बोल सकते हैं। कंज्यूमर बोलो, हाउस होल्ड बोलो, फैमिली बोलो, बात एक ही होती है। ऐसे गुड्स विच आर परचेज्ड बाय कंज्यूमर्स, क्यों सर? फॉर कंजप्शन पर्पस, जिसको सर कंजप्शन पर्पस के लिए कोई कंज्यूमर परचेज कर लेता है, और विच आर परचेज्ड बाय प्रोड्यूसर
या बोल सकते हैं फर्म्स फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, या जिसको फर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए खरीदती है। इन्वेस्टमेंट पर्पस का मतलब होता है दैट इज इन फॉर्म ऑफ कैपिटल गुड, इन फॉर्म ऑफ कैपिटल गुड्स। अकाउंट्स की भाषा में इसको हम फिक्स असेट बोलते हैं बेटा, ठीक है। जब मैं बोलूँगा बेटा कैपिटल गुड्स, तो कैपिटल गुड्स का इकोनॉमिक्स में मतलब होता है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ऐसा रिसोर्स जो ह्यूमन ने बनाया है। और जब हम बोलते हैं बेटा कैपिटल गुड, तो यहाँ पर हम जो फिक्स असेट है जैसे प्लांट और मशीनरी, उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। इन फॉर्म ऑफ कैपिटल गुड्स यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन, जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज की जाती है। तो बेटा दो बातें इसमें बोली गई हैं। पहली बात तो ये बोली गई है कि फाइनल गुड्स एक ऐसा गुड्स होता है, फाइनल गुड एक ऐसा गुड होता है जिसे कंज्यूमर खरीद ले। जैसे ही कोई गुड कंज्यूमर खरीद लेता है वो फाइनल गुड बन जाता है, वो फाइनल गुड बन जाएगा। उसे कंज्यूमर कैसे कंज्यूम करता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल सर, कंज्यूमर ने मिल्क खरीदा, अब कंज्यूमर जैसे ही मिल्क खरीदेगा वो फाइनल गुड बन गया। अब चाहे वो मिल्क को डायरेक्टली कंज्यूम कर ले, चाहे वो मिल्क से चाय बनाए उसके बाद कंज्यूम करे, चाहे वो मिल्क से दही बनाए उसके बाद कंज्यूम करे, चाहे वो मिल्क से सर चीज़ बना ले और सर पनीर चीज़ वगैरह मतलब बनाने के बाद कंज्यूम कर ले, वो जैसे मर्जी कंज्यूम करे। अब उसके ऊपर छोड़ देते हैं, क्योंकि कंज्यूमर का अल्टीमेट पर्पज जो है सर वो रीसेल करने का नहीं होता। तो कंज्यूमर जैसे ही कोई चीज़ खरीदता है वो चीज़ फाइनल गुड बन जाती है। कंज्यूमर जैसे ही कोई चीज़ खरीदेगा वो चीज़ फाइनल गुड बन जाएगी। उसका कंजप्शन वो किस फॉर्म में कर रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चे कई बार इंटरमीडिएट गुड्स को गलत तरीके से समझ लेते हैं, या कई बार स्कूल में टीचर भी गलत तरीके से पढ़ा देते हैं। जैसे बच्चा पूछता है कि सर मिल्क को क्या मानोगे, मिल्क इंटरमीडिएट गुड है या फाइनल गुड है। तो कई बार बच्चा गलत समझता है या टीचर गलत बता देते हैं कि बेटा अगर मिल्क कंज्यूमर डायरेक्टली परचेज कर लेगा तो फाइनल गुड बन जाएगा, बट अगर पहले हम उसे मिल्क से चाय बनाते हैं और चाय बनाने के बाद पी लेते हैं तो चाय को फाइनल गुड बोलेंगे और मिल्क को इंटरमीडिएट गुड बोलेंगे। बेटा ऐसा नहीं है, क्योंकि खरीदने वाला कौन है, कंज्यूमर है। कंज्यूमर का पर्पस हमेशा कंजप्शन ही होता है। तो कंज्यूमर परचेज करने के बाद जैसे मर्जी कंज्यूम करे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है सर। तो पहली बात क्या बोली है, जो गुड्स कंज्यूमर खरीदेगा उसको फाइनल गुड बोलते हैं। दूसरी बात क्या बोली है सर, ऐसे गुड्स जिसे प्रोड्यूसर परचेज करते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। अब सर प्रोड्यूसर तो दो तरीके के गुड्स खरीदते हैं, एक ऐसे गुड्स जिसे एज ए रॉ मटेरियल दूसरी चीज़ के प्रोडक्शन में यूज किया जाएगा, जिसे एज ए रॉ मटेरियल प्रोडक्शन में यूज किया जाएगा उसको प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरमीडिएट गुड बोलेंगे। सर जैसे कि एक गन्ने की जूस की दुकान है, उस बंदे ने गन्ना खरीदा तो गन्ने को इंटरमीडिएट गुड बोलेंगे क्योंकि वो रॉ मटेरियल है गन्ने का जूस बेसिकली मतलब बनाने के लिए। लेकिन उसी गन्ने के जूस को बनाने के लिए वो एक मशीन भी तो यूज करता है, अगर आपने ध्यान दिया हो सर, जिसमें गन्ने को सर वो उसके अंदर डालता है, फिर मोड़ के डालेगा सर, फिर और मोड़ता है, फिर और डाल देता है ना। तो क्या वो गन्ने का जूस निकालते ही मशीन भी कस्टमर को बेच देता है कि गन्ने का जूस निकाला बोला मशीन भी ले जाओ, ऐसा होता है क्या? नहीं सर, मशीन रिपीटेटिव बेसिस पे यूज की जाएगी, बार बार गन्ने का जूस निकालने के लिए यूज की जाएगी। तो ऐसे गुड्स जो दूसरे के प्रोडक्शन में यूज हो रहे हैं एज एन असेट, जो असेट की तरह यूज होते हैं रिपीटेटिव बेसिस पे, एज ए रॉ मटेरियल यूज नहीं हो रहे, तो बेटे ऐसी चीज़ों को क्या बोला जाता है? ऐसी चीज़ों को हम कैपिटल गुड बोलते हैं और बोलते हैं ये गुड इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। तो प्रोडक्शन में यूज किया जाने वाला है ऐसा कोई भी गुड जो रिपीटेटिव बेसिस पर लंबे समय तक यूज किया जाता है उसको हम कैपिटल गुड बोलते हैं, और कैपिटल गुड को भी फाइनल गुड बोला जाएगा। ठीक है सर, आपको ध्यान रखना है। फाइनल गुड्स क्रॉस प्रोड्यूसर टेरिटरी, फाइनल गुड प्रोड्यूसर टेरिटरी को क्रॉस कर देते हैं। इसका ये मतलब होता है कि ये कंज्यूमर तक पहुंच जाते हैं सर, ये कंज्यूमर तक पहुंच जाते हैं। फाइनल गुड्स क्रॉस प्रोड्यूसर टेरिटरी
एंड अवेलेबल फॉर कंजप्शन, ये कंजप्शन या इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए अवेलेबल होते हैं। ठीक है, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट पर्पस। कंजप्शन कौन करेगा बेटा? कंजप्शन करेगा हाउस होल्ड कंज्यूमर, इन्वेस्टमेंट कौन करेगी बेटे? फर्म करेगी। फिर आपको ध्यान रखना है इन कैलकुलेशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम की, इन कैलकुलेशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम ओनली फाइनल गुड्स आर कंसीडर्ड। सिर्फ फाइनल गुड्स को ही कंसीडर किया जाता है। इंटरमीडिएट गुड्स को जैसे मैंने बताया इसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है बेटे, इसको क्यों इंक्लूड नहीं करते हैं इसके बारे में अभी बात करेंगे। अब अगर मैं आपसे बोलूँ एग्जाम्पल क्या होंगे बेटा इसका, एग्जाम्पल ऑफ फाइनल गुड्स, तो फाइनल गुड्स के सर बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा वेजिटेबल्स परचेज बाय हाउस होल्ड, वेजिटेबल्स परचेज बाय हाउस होल्ड, अगर कोई हाउस होल्ड वेजिटेबल खरीद रहा है, ठीक है सर, सपोज मान लीजिए कि आपकी मम्मी या आपके पापा बाजार से सब्जी लेके आते हैं, पर्पज़ क्या है सर? कंजप्शन करना है, तो वो फाइनल गुड हो गया। अब चाहे सब्जी बनाने के बाद उसे बेटा वो बेसिकली मतलब कुक करेंगे और सर उसको बेसिकली कुक करने के बाद खाया जाएगा, या बेटा उसे कच्चा खा जाते हैं। सपोज सर वो खीरा ले आते हैं बेटा, टमाटर ले आते हैं, प्याज ले आते हैं, ऐसे कैसे खा जाते हैं, तो वो भी फाइनल गुड है। और अगर उसको बेटे अच्छे तरीके से पहले पकाया जाता है और पकाने के बाद खाया जाता है तो वो भी फाइनल गुड है। ये ध्यान रखना है, जैसे ही कोई गुड कंज्यूमर खरीद लेता है वो फाइनल गुड बन जाता है। राइट सर, ऐसे बेटे मोबाइल परचेज बाय कंज्यूमर, मोबाइल परचेज बाय कंज्यूमर, ठीक है सर। उसके अलावा बेटा और बताओ सर, मशीन परचेज्ड बाय फर्म फॉर यूज इन प्रोडक्शन, ठीक है सर। एक फर्म ने मशीन खरीदी है क्योंकि वो उसको प्रोडक्शन में यूज़ करेगी, तो ये मशीन इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए है। ये दूसरी कमोडिटी के प्रोडक्शन में यूज़ हो रही है बट ये रॉ मटेरियल नहीं है, इसको रिपीटिव बेसिस पे यूज किया जाएगा, तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए है बेटा, तो इसको भी फाइनल गुड माना जाएगा। इसके अलावा सर फर्नीचर परचेज्ड बाय हाउस होल्ड, अगर एक हाउस होल्ड ने फर्नीचर खरीदा और परचेज बाय ए फर्म फॉर ऑफिस यूज, यह एक फर्म ने खरीदा है उसको ऑफिस में यूज़ करने के लिए। इन दोनों ही सिचुएशन में ये फाइनल गुड है, क्योंकि अगर कंज्यूमर खरीद रहा है तो मतलब कंजप्शन पर्पज़ के लिए, ठीक है सर। कंज्यूमर कोई भी चीज़ खरीदेगा वो उसको वन टाइम यूज कर रहा है या उसको बेटा बार बार यूज कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंज्यूमर के जो गुड्स होते हैं वो फाइनल गुड्स ही माने जाते हैं। कंज्यूमर अगर सब्जी खरीदेगा वो भी फाइनल गुड है। कंज्यूमर अगर एक कार खरीद लेता है बेटा वो भी फाइनल गुड है, उसमें ड्यूरेशन नहीं देखते हैं। लेकिन प्रोड्यूसर जो गुड्स खरीदेंगे उसमें आपको क्या देखना है सर? ड्यूरेशन देखना है। अगर वो लंबे समय तक यूज किया जाएगा तो वो फाइनल गुड बन जाएगा, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए है, और वो अगर एज ए रॉ मटेरियल यूज किया जा रहा है तो वो इंटरमीडिएट गुड्स बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ फर्नीचर अगर कंज्यूमर खरीदे तो मैंने बताया था कंज्यूमर जैसे कोई चीज़ खरीदता है वो फाइनल गुड बन जाती है। और अगर सर प्रोड्यूसर खरीद रहा है ऑफिस में यूज करने के लिए तो फाइनल गुड है। लेकिन सर अगर फर्नीचर खरीद रहा है एक फर्म रीसेल पर्पज़ के लिए, एक फर्म ने फर्नीचर खरीदे क्यों? आगे बेचने के लिए, तो फिर वो इंटरमीडिएट गुड्स बन जाएंगे। तो आपको देखना पड़ेगा कि अल्टीमेट पर्पज़ क्या है। सेल पर्पज़ है तो इंटरमीडिएट गुड्स, कंजप्शन पर्पज़ है फाइनल गुड, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ है तो बेटा फाइनल गुड्स। इज इट ओके? इतना नोट करिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, आप किसी भी टाइम वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं।
चलो बच्चों देखो, अब यहाँ से बात करते हैं, कुछ आपको चीज़ें नोट करनी है। नोट सर, अगर बेटा हम बात करें प्रोड्यूसर गुड्स की, तो बेटे प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में यूज किए जाते हैं। इसमें एक तो आता है बेटा रॉ मटेरियल, ठीक है सर, और दूसरे बेटा इसमें आते हैं आपके कैपिटल गुड्स, ठीक है सर, जिसको हम फिक्स असेट भी बोल सकते हैं। तो जो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक बेटा प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल का यूज करते हैं, और बेटा असेट भी यूज करते हैं। जो ये रॉ मटेरियल है इसको तो हम इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। और बेटा जो इसमें कैपिटल गुड होते हैं इसको फाइनल गुड्स बोला जाता है, ठीक है बेटे। उसके अलावा बेटा जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं, कंज्यूमर गुड्स होते हैं ये कौन से होते हैं? ऑल गुड्स परचेज बाय कंज्यूमर। जैसे ही कोई गुड्स कंज्यूमर परचेज कर लेता है तो वो फाइनल गुड बन जाता है, परचेज बाय कंज्यूमर। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है सर। और ये सारे गुड्स को हम फाइनल गुड्स मानते हैं, इन सारे गुड्स को फाइनल गुड्स माना जाएगा। अब मेरा बेटा आपसे कुछ क्वेश्चन है, मैं आपको बोलता हूँ, आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू और फॉल्स। कुछ बेटा स्टेटमेंट है, तो कहता है ऑल फाइनल गुड्स आर कंज्यूमर गुड्स। बताओ सर, ट्रू है या फॉल्स है? कहता है ऑल फाइनल गुड्स आर कंज्यूमर गुड्स। कह रहा है जितने भी फाइनल गुड होते हैं, जो भी फाइनल गुड होते हैं, वो फाइनल गुड सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर गुड होते हैं। क्या ऐसा है कि हम कह रहे हैं कि फाइनल गुड वही गुड होता है जिससे कंज्यूमर खरीद लेता है? ट्रू या फॉल्स? तो बेटा ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि फाइनल गुड दो तरीके के होते हैं। जिन्हें या तो कंज्यूमर खरीदे वो तो फाइनल गुड है ही, और जिन्हें प्रोड्यूसर खरीदे इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए वो भी फाइनल गुड होते हैं। तो सिर्फ कंज्यूमर गुड्स ही फाइनल गुड नहीं होते, प्रोड्यूसर जो कैपिटल गुड खरीदता है वो भी फाइनल गुड होते हैं। तो आप बोलोगे फॉल्स। फाइनल गुड्स कैन बी कंज्यूमर गुड्स और ये प्रोड्यूसर गुड भी हो सकते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, या इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए प्रोड्यूसर जो गुड्स खरीदता है वो भी इसमें हो सकते हैं। ओके सर। अगला है ऑल प्रोड्यूसर गुड्स। ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर फाइनल गुड्स। ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर फाइनल गुड। जितने भी प्रोड्यूसर गुड होते हैं बेटा, जितने भी प्रोड्यूसर गुड होते हैं वो सारे के सारे फाइनल गुड होते हैं। मतलब प्रोड्यूसर कोई भी चीज़ खरीद लेता है तो वो फाइनल गुड बन जाता है। बताओ ट्रू या फॉल्स? अगर बेटा फॉल्स है, क्योंकि प्रोड्यूसर के दो तरीके के गुड्स होते हैं, जिसे एज ए रॉ मटेरियल यूज किया जाता है, ठीक है बेटे, और जिसको एज ए जैसे इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए इसको लिया जाता है। तो प्रोड्यूसर जो रॉ मटेरियल लेगा वो तो इंटरमीडिएट होगा, और जो कैपिटल गुड लेगा सर वो आपका फाइनल गुड होगा, ठीक है। तो बेटा ये भी फॉल्स है। only capital goods purchased by producer are final good, ये फाइनल गुड होते हैं। whereas raw material purchased by producer आर इंटरमीडिएट गुड, और जो वो रॉ मटेरियल खरीदता है बेटा वो इंटरमीडिएट गुड्स बन जाते हैं। राइट सर, आगे देखो बेटे। तो ये हमारे कुछ मेन बात हैं, आपको इस पर फोकस करना है अच्छे से।
इसको नोट कर लीजिए, कभी भी वीडियो को स्टॉप करके आप इसको नोट कर सकते हो। आगे देखते हैं बेटा यहाँ से। ठीक है सर, इसी में बेटा आगे बात करते हैं। नोट, वेदर अ पर्टिकुलर गुड इज इंटरमीडिएट और फाइनल। कोई गुड इंटरमीडिएट है या फाइनल है। वेदर ए पर्टिकुलर गुड इज इंटरमीडिएट और फाइनल, इट डिपेंड्स on its end use. It depends on its end use by purchaser. वो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि जो परचेजर है वो उसको किस तरीके से यूज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल सर, if purchaser use a product as a raw material for production of other goods meant for resale, अगर परचेजर किसी गुड को एज ए रॉ मटेरियल यूज कर रहा है, ठीक है, या मीट फॉर फर्दर सेल, ये बात करते हैं दोबारा से। अगर परचेजर ने कोई गुड खरीदा और उसको उसने एज ए रॉ मटेरियल यूज किया है दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए, और वो गुड्स रीसेल पर्पस के लिए हैं, तो इट इज एन इंटरमीडिएट गुड। तो वो गुड इंटरमीडिएट गुड बन जाता है। और देखो सर, इफ परचेजर uses a product as a capital good for production of other good meant for resale। अगेन सर कहता है आपने कोई गुड्स खरीदा जिसको दूसरे गुड के प्रोडक्शन में यूज किया जाएगा, और वो दूसरे गुड के प्रोडक्शन में एज ए कैपिटल गुड यूज किया जा रहा है, देन सच कैपिटल गुड इज फाइनल गुड। तो बेटा वो फाइनल गुड होगा। ठीक है सर, इफ purchaser purchases a good for resale purpose। अगर परचेजर ने कोई गुड्स खरीदा और उसको वैसे ही बेच दिया जाएगा, जिस फॉर्म में खरीदा वैसे ही बेच देंगे, तो इट इज इंटरमीडिएट गुड। ठीक है सर, और अगर परचेजर बेटा कौन है, कंज्यूमर है, ये ध्यान रखना है। इफ परचेजर इज ए कंज्यूमर, तो उसने कुछ भी खरीदा, मैंने बताया कंज्यूमर जो भी खरीदता है इट बिकम्स अ फाइनल गुड, तो वो फाइनल गुड बन जाता है। कंज्यूमर जो भी खरीदेगा उसको फाइनल गुड मान लेते हैं। ठीक है बेटे, ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। परचेजर जो प्रोडक्ट खरीद रहा है उसको कैसे यूज करेगा वो आपको देखना पड़ेगा। परचेजर अगर सर कंज्यूमर है हमेशा फाइनल गुड होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। परचेजर अगर प्रोड्यूसर है तो आप ये पूछोगे कि कैसे यूज कर रहा है, रॉ मटेरियल यूज कर रहा है, एज ए रॉ मटेरियल यूज कर रहा है, या वो रिपीटेटिव बेसिस पर यूज किया जाएगा, मतलब वो कैपिटल गुड है, वो फिक्स असेट है जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे यूज होगी। अगर रॉ मटेरियल है तो इंटरमीडिएट गुड है, अगर सर वो कैपिटल गुड है तो फाइनल गुड बन जाएगा।
बाकी कंज्यूमर जैसे कोई चीज़ खरीदता है वो चीज़ फाइनल गुड बन जाती है। अगर रीसेल मोटिव के लिए खरीद रहा है बेटा कोई भी चीज़ तो वो भी क्या मानी जाएगी, इंटरमीडिएट गुड। तो आपने परचेजर का पर्पस अच्छे से समझ लेना है, नोट करिए इसको। चलिए बेटा इसको मिटाते हैं और इसी में हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बेटे, तो अब बेटा कुछ क्वेश्चंस हैं या उससे पहले बात करते हैं। नोट, एक टॉपिक है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। पहले इसके बारे में बात करते हैं बेटे, ये क्या चीज होती है। इन कैलकुलेशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में, इन कैलकुलेशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम, व्हेन वैल्यू ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस is included more than once, अगर हम डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करते वक्त किसी प्रोडक्ट या सर्विस की वैल्यू एक से ज़्यादा बार काउंट कर लेते हैं तो इट इज़ कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। इट इज़ कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। इसको डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम कहते हैं। ठीक है सर, एग्जाम्पल क्या है बेटा इसका। सपोज मान लो बेटा ए है, ठीक है बेटे, ए ने क्या करा कि अपने एफर्ट से अपने फार्म में वीट उगाया। ठीक है बेटे, उसने अपने फार्म में अपनी मेहनत से एक वीट बेटा उगाया और ये वीट क्या कर देता है कि ये वीट बी को, ये वीट सर बी को मान लो कि सर 100 रुपये में बेच देता है। ए ने सेल करी है बी को कितने में सर, 600 रुपये में। ठीक है सर, मान लो कि बेटा इसकी जीरो फैक्टर कॉस्ट थी, इसने प्रोडक्शन करने में कोई भी फैक्टर कॉस्ट इनकम नहीं करी, और जो बेटा लेबर वगैरह लगा होगा और सर इसका रेंट वगैरह गया होगा फार्म का, पर मान लीजिए कि अभी के लिए उसका लेबर भी खुद का लगा है, उसने अपने आप ही काम किया है, खेत भी अपना ही है, फिलहाल के लिए मान लो जीरो फैक्टर कॉस्ट है, तो वो 600 रुपये में था उसको बेच देता है। फिर बी क्या करता है बेटा, ये जो 600 रुपये का ये लिया था इसमें बेटा करता है प्रोसेस, और प्रोसेस करने के बाद इसको सर आटे में कन्वर्ट करता है। ठीक है सर, और आटे में कन्वर्ट करने के बाद ये इसको सी में बेच देता है बेटा, सेल्स टू सी को सर ये 1000 रुपये में बेच देता है। 1000 क्या करता है बेटा, सी क्या करता है, इसको बेटे प्रोसेस करता है और सर इससे रोटी बना देता है, और रोटी बनाने के बाद सर डी को बेच देता है, और डी को सर ये 1500 रुपये में बेच रहा है, और डी क्या करता है बेटा, ये कंजप्शन कर लेता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जब नेशनल इनकम काउंट कर रहा हूँ तो नेशनल इनकम में काउंटिंग करते वक्त मैंने ये 600 रुपये का जो आटा है वो भी जोड़ लिया, 1000 रुपये सर मैंने रोटी के भी जोड़ ली, और सर 1500 रुपये उसने जो पे करे मैंने वो भी जोड़ लिए। तो फाइनल प्रोडक्ट केवल एक ही चीज़ है जो कि कंज्यूमर खरीदता है, केवल 1500 रुपये का, बट मैंने डोमेस्टिक इनकम है, नेशनल इनकम में ये 600 रुपये भी जोड़ लिए, 1000 रुपये भी जोड़ लिए, 1500 भी जोड़ लिए। या ऐसे बोलो कि बेटा एक साइकिल है, उस साइकिल को बनाने में स्टील भी लगा हुआ है, उस साइकिल को बनाने में सर सपोज मान लीजिए कि सर उसमें टायर भी लगा हुआ है, उस साइकिल में सर बेल भी लगी हुई है, घंटी भी लगी हुई है। अब मेरा डोमेस्टिक इनकम है ना, साइकिल में जो स्टील लगा है वो भी जोड़ दिया, जो बेल लगी है सर वो भी जोड़ दी, जो टायर लगी है सर वो भी उसमें जोड़ दी, फिर बाद में पूरी साइकिल का प्राइस भी उसमें जोड़ दिया। तो जब मैं साइकिल का पूरा प्राइस ऑलरेडी ले रहा हूँ तो क्या मुझे साइकिल के जो बीच के पार्ट है सर, क्या वो भी काउंट करने चाहिए? नहीं करने चाहिए। अगर मैं पूरी साइकिल की वैल्यू भी ले लेता हूँ और साइकिल को जो चीज़ बना रहे हैं वो भी अलग से जोड़ देता हूँ तो ये प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग हो जाएगी। इसलिए इस प्रॉब्लम को हम सर हटाते कैसे?
हम सिर्फ फाइनल गुड को इंक्लूड करते हैं। हम डोमेस्टिक इनकम में सिर्फ क्या करेंगे बेटा, सिर्फ 1500 को इंक्लूड करेंगे। कितने को? 1500 को। केवल ये बेटा फाइनल गुड है, यही फाइनल गुड को हम डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि कंज्यूमर जो गुड्स खरीदता है बेटा उसको क्या बोला जाता है? फाइनल गुड्स। और ये डोमेस्टिक इनकम में या नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। एक तरीका सर और क्या होता है? एक तरीका सर ये होता है, अगर आप फाइनल गुड को डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं करना चाहते तो आपको हर स्टेज में वैल्यू एडेड निकालनी पड़ेगी। हर स्टेज में वैल्यू एड निकालनी पड़ेगी। वैल्यू एडेड का मतलब क्या है? सर इसने 0 वाली चीज़ 600 में बेची तो इसने 600 रुपये वैल्यू ऐड करी। इसने 600 वाली चीज़ 1000 में बेची, इसने 400 रुपये की वैल्यू ऐड करी। इसने 1000 रुपये की चीज़ 1500 में बेची तो बेटा इसमें 500 रुपये की वैल्यू ऐड करी। तो 600 प्लस 400 प्लस 500 ऐसे निकालो तो भी 1500 आएगा। यहाँ से 600 जोड़ेंगे डोमेस्टिक इनकम में, नेशनल इनकम में, यहाँ से 400 जोड़ेंगे और यहाँ से 500 जोड़ेंगे, राइट। तो वैल्यू एडिड भी निकाल सकते हैं। वैल्यू एडिड का डिफरेंस होता है आपने कितने में बेचा लेस आपकी परचेज कॉस्ट क्या थी। जैसे ये 600 रुपये में बेच रहा है, इसकी परचेज कॉस्ट 0 थी तो इसने 600 रुपये की वैल्यू ऐड करी। इसने 1000 रुपये में बेचा, 600 रुपये इसकी परचेज कॉस्ट थी बी की, बी 1000 रुपये में बेच देता है और 600 की क्या परचेज कॉस्ट है, तो 400 की वैल्यू ऐड बी नहीं करी। आप वैल्यू एडिड को अभी प्रॉफिट भी मान सकते हो, ऑल्दो मैं चैप्टर में आगे बताऊंगा कि वैल्यू एडिड से प्रॉफिट नहीं होता, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर बेटा ये 1000 वाली चीज़ 1500 में बेच देता है तो ये 500 की वैल्यू ऐड करता है। तो या तो हर स्टेज पर मुझे वैल्यू एडिड को जोड़ना पड़ता है या मैं अल्टीमेटली जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू को जोड़ दूँ तो भी डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम अवॉइड हो सकती है। तो नेशनल इनकम का ओवर एस्टिमेशन ना हो, डोमेस्टिक इनकम का ओवर एस्टिमेशन ना हो, इसलिए हम डोमेस्टिक इनकम में, नेशनल इनकम में सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड की वैल्यू को लेते हैं। ठीक है बेटे, अभी के लिए इतना ही। और अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन भेजूंगा जिसमें आपको क्वेश्चन में बताना होगा कि ये इंटरमीडिएट गुड है या बेटा ये फाइनल गुड है, और आपको उसके साथ उसका रीजन भी बताना है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।